गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। यूट्यूब पे चल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे करो। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। आज पहला स्टार्ट करना है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी थ्योरीज है, परसों सिलेबस के डिस्कशन में आपको बताया गया था कि दो थ्योरीज यहाँ पे है मेनली पढ़ने के लिए। एक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें चार साइंटिस्ट दो दो करके जो है अलग अलग जो है अपना अप्रोच बताया। एक हिटलर लंडन, दूसरे पाउलिंग और स्लेटर। और फिर उसके बाद में इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हुंसन मुल्कन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया अपनी एक थ्योरी जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद में उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, या तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये सारे पैरामीटर्स को हम डिस्क्राइब करके बताते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है। देखिए, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या वीबीटी है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं क्या किस तरीके से है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में बताया गया कि ये किस तरीके से कैसे होता है। और एक चीज की ये कि ये इसका पूरा डिजिटल मैटर है, तो इसको आपको ना एक ग्रुप आप बनाइए बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री करके, आगे ईयर जरूर लिख दीजिएगा कि ये वाला सेशन है। ठीक है, कोई भी है इसमें सभी केमिस्ट्री वालों को जोड़िए। और यहां से या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के चीजों को लिखेंगे, अदरवाइज जो है आप ग्रुप में मैटर भेज दिया जाएगा, आप वहां से करके बना लेंगे। ठीक है, ये ग्रुप बनाने का जो है वो आप अपने हिसाब से करिएगा। फिर उसके बाद में जो मैटर होगा उसको टोटली आपको भेज दिया जाएगा, तो आपको ना अलग से बुलवा करके लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में दिया गया था। ये दो पोर्शन में बटा हुआ है। एक तो हमारा क्या है, हिटलर एंड लंडन थ्योरी करके है। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो पाउलिंग एंड स्लेटर थ्योरी करके है। हिटलर लंडन थ्योरी जो है वो बताया गया था, लेकिन इस पूरी थ्योरी में जो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को नहीं बताया गया था। डायरेक्शनल नेचर कहने का मतलब यह है कि कौन सा आर्बिटल का ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है, वो जा करके लीनियरली ओवरलैप कर रहा है या टेट्राहेड्रली ओवरलैप कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं पता चली थी हिटलर लंडन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी को मॉडिफाइड किया पाउलिंग और स्लेटर, दो साइंटिस्ट। स्लेटर रूल जो आप पढ़ते हैं याद होगा आपको। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आप पढ़ते थे तो ये आप पढ़ते थे कुछ इस तरीके से निकालते थे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा करके आप लिखते थे। ये जो सिग्मा होता था ना, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता था जिसे हम स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग निकालते थे। तो ये स्लेटर वही है जो कि अपना स्लेटर रूल से जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला जाता था, वही स्लेटर है। स्लेटर ने यह बताया हुआ था कि किस तरीके से हम बता सकते हैं पाउलिंग और स्लेटर की किसी भी तरीके ना कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में हम कैसे बता सकते हैं कि उसका डायरेक्शनल नेचर क्या होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हिटलर लंडन थ्योरी ना, इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स बताए। फिर उसके बाद में सेकंड है आपका पाउलिंग और स्लेटर थ्योरी। हिटलर लंडन थ्योरी में गुड इवनिंग सभी को।
4:15 पे क्लास होती है। कविता कृष्णमूर्ति कौन है? बहुत सही। 4:15 से क्लास होती है। ठीक है, आने के बाद में क्लासेस वगैरह लगती हैं, उतना टाइम होता है। ठीक, उसमें बहुत कोई इश्यू की बात नहीं है। और कौन है? हाँ, ये अमन कौन है बेटा? अभी क्लास कर लो, फिर उसके बाद में जो है बना है, ग्रुप बना है। अच्छा, ग्रुप बना है तो उसमें जो है, हाँ, सेकेंड ईयर वाले को जो है थर्ड ईयर में कर सकते हैं, लेकिन जो जिनका केमिस्ट्री नहीं है उसमें से बहुत से लोगों का जो है दूसरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसीलिए जो है जिनका दूसरा कॉम्बिनेशन है उनको वहां से हटा दीजिए, या तो आप एक नया ग्रुप बना दीजिए। लेकिन उस ग्रुप में ईयर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री करके आप बनाएंगे उसके आगे ईयर पूरा सेशन लिखेंगे 2021 से 22 ऐसा कुछ करके। ठीक है, हाँ, अभी कोई ग्रुप में नहीं है। ये कौन है? सुशांकी सिंह। अभी कोई ग्रुप में नहीं है, ग्रुप की तो बात अभी की गई है। ठीक, आप लोग क्रिएट करिएगा, बाकी जैसा भी है वो आपको बताया जाएगा आगे। ठीक, हिटलर लंडन थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। हिटलर लंडन थ्योरी में यह बताया गया था कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। और इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो कि हिटलर लंडन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वो था डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर के बारे में अभी और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं क्या होता है, किस तरीके से। तो हिटलर लंडन थ्योरी पहला, दूसरा पाउलिंग स्लेटर थ्योरी। और पाउलिंग स्लेटर थ्योरी इसीलिए बनाई गई कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन कर पाए और बता पाए कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम देखते हैं कि हिटलर लंडन थ्योरी क्या है। ठीक है, और ये हिटलर लंडन थ्योरी के ये पास्टुलेट्स हैं। ठीक है, आप इस तरीके से जो है स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है लिखने के लिए तो आप इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसके बाद में लिखने के लिए आप कर सकते हैं, वो आप कॉपी में फिर उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो पोर्शन है, एक हिटलर लंडन थ्योरी, दूसरा पाउलिंग स्लेटर थ्योरी। और ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, और बाकी चीजें या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या आपका मेटेलिक बॉन्ड हो, इन सब के बारे में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं बताया जा सकता है। अब हिटलर लंडन थ्योरी में है क्या ये चीजें, देखिए हिटलर लंडन थ्योरी के पास्टुलेट्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला पॉइंट इनका हिटलर लंडन थ्योरी का ये, एटम्स अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटम होते हैं, एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो जब आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस में पाया जाता है? मॉलिक्यूल में पाया जाता है। The atoms must have one or more unpaired electron. Therefore, the valency of any atom depends on the number of unpaired electron present in valence shell. ठीक है, पहला पॉइंट समझिए ना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एटम्स जो हैं वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन करते हैं। दो एटम्स हैं, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, और इसी पॉइंट में कह रहा है कि एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कंबाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द एटम मस्ट हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हाइड्रोजन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये मॉलिक्यूल बनाता है H2 तो दोनों उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1s के ओवरलैप करके एक सिंगल बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद में अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या तो हम इसी को किसके थ्रू डिनोट करते हैं? वैलेंसी के थ्रू करते हैं।
तो आगे इसी को और एक्सप्लेन करके बता रहा है कि एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा हो, ठीक। और कह रहा है देयरफॉर वैलेंसी ऑफ एनी एटम डिपेंड्स ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। इसीलिए जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की, वो उस एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है। बात आई समझ में। पहला पॉइंट कि एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास में होगा तभी वो कंबाइन करेंगे, अगर उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंबाइन नहीं करेंगे। और कि ये जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही डिसाइड करते हैं कि किसी एटम की जो वैलेंसी है वो किस तरीके से है। इसीलिए लिखा गया है कि देयरफॉर वैलेंसी ऑफ एनी एटम डिपेंड्स ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। इसीलिए किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इसी को समराइज किया जाए हिंदी में। क्या ये कौन है? गोविंद शर्मा। हिंदी मीडियम की क्लासेस नहीं होती हैं। और रही बात ग्रुप की, तो ग्रुप में जो जो नए हैं वो किसी और का अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो फिर उसके बाद में जो भी ग्रुप बनाएगा एडमिन बना देगा हमको भी, तो जो नए बच्चे होंगे उनको जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये गोविंद शर्मा कौन है? ये हिंदी में जो है वो क्लासेस नहीं होती है हिंदी मीडियम की, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो मीडियम जो होता है वो आपका इंग्लिश मीडियम होता है, उसी में जो है चीजों को जो है क्या किया जाता है, लिखना पड़ता है। इसीलिए सारे मैटर जो है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एटम्स जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो एटम्स है हमारा उसके पास में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हिटलर लंडन थ्योरी का था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हाँ अभी शेयर कर दिया जाएगा, मत परेशान हो, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड में के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये इसकी दो चीजें होंगी। अब इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए जैसा भी है। पहला पॉइंट ये बताया गया कि एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और एटम के पास में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एटम की वैलेंसी को डिटरमिन करके बताते हैं कि ये इस तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये दो पॉइंट हुए आपके हिटलर लंडन थ्योरी के। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट ये है, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो तब बनता है जब एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। और जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोजन है, ये 1s1 करके, इसके पास में एक है, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हमने ऑर्बिटल बना दिया, इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहां पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इनको कंबाइन कराया गया, कंबाइन करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हुए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन दो हैं, अब चूंकि एक हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल बना है ये किसका है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। तो ये दोनों जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन में होगा। जैसे आप पढ़ते थे ना सिंपल, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो वही चीज है कि जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो तब बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। तो तीसरा पॉइंट यही बताया जा रहा है कि अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। एक केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। ये 3 पॉइंट बताया गया किसके द्वारा? हिटलर और लंदन के द्वारा। अब इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था वो चीज आपको समझाया जा रहा है कि ये ड्रॉबैक इनकी थ्योरी का ये कुछ इस तरीके से था। ध्यान से सुनिए, ड्रॉबैक में जो इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये है कि जैसे कोई भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड का अपना एक डायरेक्शनल नेचर होता है। डायरेक्शनल नेचर, अच्छा ये डायरेक्शनल नेचर क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर कहने का मतलब यह है कि उस बॉन्ड का स्पेस में ओरिएंटेशन किस तरीके से है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब यह कि उसका स्पेस में अरेंजमेंट किस तरीके से पाया जा रहा है। अब अरेंजमेंट की अगर बात करें तो वो जो है लीनियर पाया जा रहा है या प्लेनर पाया जा रहा है या टेट्राहेड्रल पाया जा रहा है या स्क्वायर प्लेनर या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, तो ये किस तौर पे पाया जा रहा है स्पेस में, वो चीज को ही हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बोलते हैं। उसी को मॉडिफाइड करके हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल नेचर बोलते हैं। ठीक, तो इस डायरेक्शनल नेचर को हिटलर लंदन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि डायरेक्शनल नेचर हम अपनी थ्योरी में कैसे बताएं। इसका एक्सप्लेनेशन न देने के कारण ही उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया गया। इंप्रोवाइज करने वाले दो साइंटिस्ट पाउलिंग और स्लेटर करके, अब इंप्रोवाइज किए जब उसको तो उन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी दे दी। हालांकि ये एक पार्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही, तो जो अलग से थ्योरी दी तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाउलिंग स्लेटर थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनके ड्रॉबैक में क्या था कि हिटलर लंदन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए फेल हो गया। और फिर उसके बाद में पाउलिंग स्लेटर आए और वो डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन किए और एक अलग से थ्योरी बना दी उन्होंने। अब उस थ्योरी में क्या उनके पोस्टुलेट्स थे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये जो नेक्स्ट वाला आप लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में अपनी कॉपी पे नोट करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट यही है एक इसमें, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट।
पाउलिंग स्लैटर थ्योरी। आगे चला जाए। हाँ, ये नीरज कुमार कौन है? हाँ, इसको नोट्स में आपको लिखना है। कुछ चैप्टर के जो थे वो डिजिटल मैटर बने हुए थे ऑलरेडी, तो इसीलिए जो है आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऑर्गेनिक वगैरह जब रहेगा तो आपको उसी तरीके से बताया जाएगा। व्हाट्सएप जो है, जो नहीं जुड़ा होगा वो कुछ इस नंबर पे करेगा, 8799154915 पे। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है नंबर, और ग्रुप बनाइएगा तो फिर उसके बाद में जो नए लोग होंगे तो उनको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। लिखवाया जाएगा, मत परेशान हो। ये चैप्टर जो है इसको इसी तरीके से जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं? हिटलर लंडन थ्योरी समझ में आई कि नहीं, पहले इतना बताओ। हिटलर लंडन थ्योरी जो बताई गई है वो समझ में आया कि नहीं? नीरज, ब्रिजेश और सब कहां गए? टेक्स्ट करो। और बाकी लोग बताएं, समझ में आ रहा है हिटलर लंडन थ्योरी? ठीक, आगे चला जाए। बोलिए। नेक्स्ट वाला बताया जाए। चलिए देखिए, पाउलिंग और स्लेटर का अप्रोच देखते हैं कि क्या चीजें जो है ये बताते हैं। ठीक है, पाउलिंग और स्लेटर की थ्योरी में देखते हैं क्या बताया गया। ये बताया जा रहा है कि दिस थ्योरी इज मॉडिफिकेशन ऑफ हिटलर लंडन थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये हिटलर लंडन थ्योरी का एक मॉडिफाइड थ्योरी है, और ये थ्योरी क्या बताती है? वो ड्रॉबैक जो हिटलर लंडन थ्योरी अपने थ्योरी में नहीं बता पाए थे हिटलर लंडन ने, उसी के बारे में जो है वो बताया जाता है। शेफाली, मोटिव नहीं समझ में आया बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ठीक, और जैसे आप पढ़ते हैं ना, एटॉमिक मॉडल आप पढ़े थे, एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आपने पढ़ा, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा। उसने कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद में सेल होता है, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, फिर नील्स बोर का मॉडल आ गया, फिर सोमरफेल्ड का आ गया। तो ये जो 1 by 1 थ्योरी आपने पढ़ा हुआ था, वो कोई ना कोई ड्रॉबैक हुआ करता था। अब उस ड्रॉबैक को दूर किया किसी दूसरे साइंटिस्ट ने, एक अलग से थ्योरी आ गई। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हिटलर लंडन ने सबसे पहले बताया हुआ था कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है तो उसमें कुछ इस तरीके से अजम्पशंस पाए जाते हैं। ठीक है, अजम्पशंस पाए जाते हैं। अच्छा, जो एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगा, अभी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएंगे ना, नेक्स्ट वाले जैसा भी है लेक्चर्स उसमें आएगा, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम नहीं जानते तो बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीबीटी के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बता ही नहीं सकते थे। तो ये मोटिव यही है कि हम एक इनिशियल नॉलेज पाए, किसके द्वारा? हिटलर लंडन थ्योरी के थ्रू। अब
ये इनिशियल नॉलेज जब मिला हमको, हिटलर लंडन ने बताया, तो पाउलिंग और स्लेटर आ गए, उन्होंने कहा कि ये जो आपने चीजें बताई हुई है इसमें ये एक कमी है। ठीक, अच्छा वो कमी क्या थी? वो कमी थी डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन ना कर पाना। तो पाउलिंग और स्लेटर ने ये बता दिया कि इसका डायरेक्शनल नेचर हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक दूसरा पोर्शन हो गया जिसे हम पाउलिंग स्लेटर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक, बात आई समझ में? ये है इसका मोटिव एक तरीके से। अब इसका ड्रॉबैक जो है पूरा, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक क्या है, वो चीजें आगे आएंगी, आपको बताएंगे किस तरीके से है। तो अब इसका ड्रॉबैक जब पता चला तो हुम्स एंड मुलिकन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग से थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम दे दिया। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का ना कैसे उसमें फॉर्मेशन होता है, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या बॉन्ड एनर्जी होती है, क्या बॉन्ड लेंथ होती है, ये सारी चीजें। लेकिन आप ये सिंपल सा सोचिए कि जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आप पढ़ते हैं, क्या शुरू में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। कि ये तब पॉसिबल हुआ ना जब जे थॉमसन दिए, फिर रदरफोर्ड दिए, फिर नील्स बोर दिए, फिर सोमरफेल्ड दिए, फिर इन सब का ड्रॉबैक जब बन गया सबका, तो एक का एक ड्रॉबैक दूर करते गए तो कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो इस तरीके से मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, कि वो एक पूरा का पूरा वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो ये इसका एक मोटिव है, ये इनिशियल थ्योरीज हैं, बिना इसको पढ़े हम ये नहीं बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरीके से होती है। तो ये थ्योरीज आपके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए जो है पढ़ना जरूरी। ठीक, तो पाउलिंग स्लेटर थ्योरी एक मॉडिफिकेशन है हिटलर लंडन थ्योरी का, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का, कि उस मॉलिक्यूल में उसका डायरेक्शनल नेचर क्या होगा। डायरेक्शनल नेचर के बारे में आपको विशेष तरीके से ना अभी ना 2-3 मिनट पहले बताया कि उसका स्पेस में ओरिएंटेशन किस तरीके से है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना अरेंज हैं वो आपस में जब कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या उसका अरेंजमेंट पाया जा रहा है स्पेस में, वो एक लाइन पे है दैट इज लीनियर है, या एक पूरा का पूरा प्लेन में है, या टेट्राहेड्रल है, या स्क्वायर प्लेनर है। तो यही डायरेक्शनल नेचर है जिसको पाउलिंग और स्लेटर ने बताया। तो ये पहला इसके अजम्पशंस में है, वो ये है कि द एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विल रिटेन कंप्लीटली द कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। द एटम्स which combine to form a molecule will retain completely the character in the molecule। अब इसका क्या मतलब है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो एटम्स हैं वो जब आपस में कंबाइन करेंगे ना, ये देखिए, द एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा ये तो बनाना किसने बता दिया भाई? हिटलर लंडन ने ही बता दिया ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किया और मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो अब उसी को वो मॉडिफाइड कर रहे हैं कि द एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विल रिटेन कंप्लीटली द कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। अब कहने का मतलब यह है कि जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा ना, या जो उसके प्रॉपर्टीज होंगी, वो ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो प्रॉपर्टीज कंप्लीटली रिटेन होती हैं। रिटेन कहने का मतलब बरकरार रखती हैं। तो पहला पॉइंट ये है इनका कि एटम्स जो मॉलिक्यूल बनाते हैं कंबाइन करके, वो अपने एटॉमिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली रिटेन करते हैं मॉलिक्यूल में।
ठीक है, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी थी वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जो बताया था इन्होंने ना, ये इनका एक ड्रॉबैक था बहुत बड़ा, ये लेकिन हम समझेंगे तब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन अभी ड्रॉबैक की बात नहीं हो रही है, अभी केवल और केवल किसकी बात हो रही है कि क्या क्या अजम्पशंस थे, क्या क्या पाउलिंग और स्लेटर ने अज्यूम किया था अपनी थ्योरी में कि जो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वो मॉलिक्यूल में अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली रिटेन कर किए रहते हैं। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा वही जो है मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा, वो कंप्लीटली रिटेन किया रहेगा। रिटेन कहने का मतलब बरकरार रखना या तो ना संयोजित रखना। ठीक, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग जो है ये टर्म हिटलर लंडन नहीं बताए थे, उन्होंने कॉम्बिनेशन टर्म यूज किया था, लेकिन शुरू में ही बता दिया गया आपको कि ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, हिटलर लंडन थ्योरी का। तो जो चीजें वो बहुत ज्यादा करेक्टली नहीं बता पाए थे उसी को ये मॉडिफाइड करके बताया कि ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो दूसरा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के कारण जो है क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका, फिर उसके बाद में दूसरा ये हो गया, अब ये दोनों आपस में ओवरलैप किए और ओवरलैप करने के बाद में ये क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैपिंग टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, कि पाउलिंग और स्लेटर ने। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को AO करके लिखते हैं, ये चीजें आगे आएंगी आपको। ठीक है, तो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तभी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, जल्दी से। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पाउलिंग स्लेटर थ्योरी में ये बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग वन और मोर देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मल्टीपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये देखिए, अभी उन्होंने क्या कहा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया था कि एक अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड तो एक बॉन्ड बनेगा, दो रहेगा तो दो बनेगा, तीन रहेगा तो तीन बनेगा। दैट इज हिटलर लंडन थ्योरी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया कि डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है या सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि यदि किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब ऐसी कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड बनता है। याद करिए आप, कार्बन जो है वो कुछ इस तरीके से चार बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करिए, हाइड्रोजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका क्या बनाया, एक सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन की अगर आप बात करिए, ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो डबल बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन की अगर आप बात करिए तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो ये इस तरीके से कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इन दैट केस द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल बी टेक्स प्लेस। ठीक है, बात आई समझ में। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑलवेज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यदि किसी भी एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या क्या होगी, एक। अगर दो है डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या दो। तीन है तो तीन बनाएगा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या तीन। तो कहने का सेंस ये है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के। ठीक है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये इनका चौथा पॉइंट बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में पांचवें पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो पांचवा पॉइंट क्या है कि पांचवा पॉइंट ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ठीक है, यही बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कितनी अच्छी मात्रा में आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जितना वे से ओवरलैपिंग होगी उतना ही उस कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना। जितना वीक ओवरलैपिंग होगी उतना ही क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लीजिए, जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में दो पी ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप जब करते हैं तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, और जब पाई बॉन्ड में दो पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, तो ये इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग है ना, अप्रभावी है। तो जो स्ट्रेंथ है कोवैलेंट बॉन्ड की वो डिपेंड करता है किस पे, कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना है, कि ओवरलैपिंग की मात्रा कितना है। ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, और ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट बता रहा है किसका, पाउलिंग और स्लेटर थ्योरी का। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिएगा। पांचवें पॉइंट में यह बताया गया कि स्ट्रेंथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना ही हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक, अब इसी को एक फार्मूले के थ्रू जो है बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, अब जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को ये ए मान लिया। ठीक, एक कोई ए है एटम और दूसरा बी है, तो इस ए का जो वेव फंक्शन है हमने साई ए मान लिया, और बी का जो वेव फंक्शन है इसको क्या मान लिया, साई बी मान लिया। ठीक, तो अब लिखा हुआ है कि द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शंस साई ए एंड साई बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीग्रल यस। यस कहने का मतलब जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, यस कहने का मतलब स्ट्रेंथ है। ठीक, तो ये बताया जा रहा है कि ये आपका जो है ना, जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होता है समेशन ऑफ, सॉरी, हाँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एटम ए का जो है वो वेव नेचर या तो वेव फंक्शन साई ए, एटम बी का क्या है, साई बी। अब इनकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है मतलब स्ट्रेंथ है, उस वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके ना, यस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साई ए, साई बी एंड डी आर। ठीक है, साई ए क्या है कि एटम ए का वेव फंक्शन, साई बी क्या है, एटम बी का वेव फंक्शन, फिर उसके बाद में डी आर जो है उनके बीच की क्या है, आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, या कह सकते हैं कि दोनों एटम के बीच की क्या है, दूरी है, वो डिफरेंशियल में लिखा गया है डी आर। ठीक, अब इसमें दो केस होती है। ठीक है, दो केस में इफ यस इज इक्वल टू जीरो, यस कहने का मतलब ये, यस जीरो होगा कहने का मतलब उन दोनों एटम के बीच में ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, और ओवरलैपिंग अगर नहीं हुई तो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस फार्मूले में केस फर्स्ट है कि इफ यस इज इक्वल टू जीरो देन नो ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
ठीक है। केस सेकंड क्या है कि यस अगर हमारा पॉजिटिव होगा तब जो है हमारा क्या होगा, स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी, और स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा आपका कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आगे करके है, ये आप इसको भी जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको भी आपको लिखना। ये दो केस, अगर s की वैल्यू 0 रहेगी तो इन दैट केस देयर विल बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यस अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्ट्रांग ओवरलैपिंग हो रही है। निगेटिव होने का सेंस नहीं होगा, निगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब या तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेगा, कंबाइन करेगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं कंबाइन करेगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इस थ्योरी के क्या ड्रॉबैक हैं इसको आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताया जाएगा कि बीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, जिनके कारण हुंस और मुलिकन को एक नई थ्योरी बनानी पड़ी जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद में आगे चीजें जो हैं बताई जाएंगी नेक्स्ट डे में। ठीक, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और है पढ़ने के लिए, बाकी चीजें जो हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद सभी को।